तो दोस्तों आज हो गया 1 जून 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की शून्य टीका नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में बेरोजगारी बढ़ने संबंधी खबर को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर दावा किया कि मोदी सरकार की शून्य टीका नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। वहीं बेरोजगारी दर के दहाई के आंकड़े में पहुंचने संबंधी एक खबर को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि एक व्यक्ति और उसका अहंकार है, दूसरी तरफ एक वायरस और उसके कई स्वरूप है। आपको बता दें कि राहुल गांधी हाल के दिनों में सरकार की टीकाकरण नीति को लेकर उस पर लगातार हमले कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा ने उन पर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। इससे पहले राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झूठी छवि के लिए उनकी सरकार के किसी विभाग के मंत्री किसी भी विषय पर बोलने को मजबूर हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने भले ही महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिए गए मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया है, लेकिन अब इस पर राजनीतिक गलियारों में जंग तेज हो सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना ने सोमवार को अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि मराठा रिजर्वेशन की लड़ाई दिल्ली में लड़ी जाएगी। आपको बता दें कि सामना के संपादक में कहा गया है कि यह जरूरी है कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर दिल्ली का दरवाजा खटखटाया जाए। सामना में पार्टी ने लिखा है कि यह टकराव निर्णायक साबित होगा। विपक्ष की ओर से महाराष्ट्र में अस्थिरता पैदा करने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में उन्हें समय पर रोकने की जरूरत है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद छत्रपति संभाजी राजे का जिक्र करते हुए सामना में लिखा गया है कि उन्होंने इसे लेकर आक्रामक रुख अपनाया है और 6 जून तक इस संबंध में कोई फैसला न होने पर सड़कों पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी का जिक्र करते हुए सामना में कहा गया कि केंद्र सरकार के पास ही शक्ति है कि वो आरक्षण को लेकर कानून बना सके। आज की तीसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापन के ट्रांसफर को लेकर सीएम ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच रार बढ़ गई है। एक तरफ केंद्र सरकार ने सोमवार को उन्हें दिल्ली तलब किया है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने रिलीज करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि ममता सरकार के कैबिनेट मंत्री चंद्रिमा उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी अलापन को रिलीज नहीं कर रही है। इससे पहले खुद ममता बनर्जी ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा था कि वो चीफ सेक्रेटरी को रिलीज नहीं करेगी। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने लेटर में कहा था कि केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव के स्थानांतरण का एक तरफा फैसला लिया है और ये गलत है। ममता बनर्जी ने पत्र में लिखा था कि केंद्र सरकार की ओर से ये फैसला एक तरफा तौर पर लिया गया था। इस बीच सरकारी सूत्रों का कहना है कि केंद्र की ओर से अलापन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने अपने पत्र में लिखा था कि पश्चिम बंगाल सरकार इस मुश्किल वक्त में चीफ सेक्रेटरी को रिलीज नहीं कर सकती है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हालिया फैसला कानून का उल्लंघन है और जनहित के खिलाफ है। सीएम ने लिखा है कि मैं बंगाल की जनता की ओर से अपील करती हूँ कि इस मुश्किल समय में ट्रांसफर के फैसले को रोका जाए। आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर लागू लॉकडाउन 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि 2 जून से कुछ ढील दी गई है। इसके लिए सोमवार की सुबह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में फैसला लिया गया है। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने की औपचारिक घोषणा कर दी। अगले लॉकडाउन में पाबंदियों में कुछ ढील के साथ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। छूट का दायरा बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि व्यापार में कुछ छूट दी गई है। दुकानें अब दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। उन्हें ऑड इवन फार्मूले के आधार पर खोला जाएगा। आपको बता दें कि सरकारी कार्यालय 4:30 बजे तक 25% कर्मचारियों के साथ खोले जा सकेंगे, लेकिन शादी समारोह और श्राद्ध कर्म में कोई छूट नहीं दी गई है। तो वहीं शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। आज की पांचवी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मस्जिद में अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण को लेकर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन अवैसी की टिप्पणी पर योगी सरकार के राज्य मंत्री ने निशाना साधा है। राज्य के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि असदुद्दीन अवैसी मुजफ्फरनगर की जनता को भड़काने का प्रयास न करें। मुजफ्फरनगर की जनता आपसी भाईचारे के साथ मुजफ्फरनगर को पटरी पर लाने का काम कर रही है, लेकिन असदुद्दीन अवैसी मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काने की नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी अपनी राजनीति हैदराबाद में करें, न कि उत्तर प्रदेश में। उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है और मुस्लिम समाज में भी उनको नकार दिया है। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी ने हाल ही में ट्वीट कर कहा था कि यूपी के खतौली मुजफ्फरनगर में मस्जिद को एसडीएम इंद्रकांत द्विवेदी ने शहीद कर दिया। मस्जिद वक्फ की ज़मीन पर बनाई गई थी। 5 महीनों से मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। लॉकडाउन में भी नमाज पढ़ी जा रही थी। मस्जिद को शहीद करने से पहले मुतवल्ली से वक्फ के कागजात तक नहीं मांगे गए। असदुद्दीन अवैसी ने यह भी कहा था कि बाराबंकी के बाद ये दूसरी मस्जिद है जो उत्तर प्रदेश में शहीद कर दी गई। बाराबंकी में मस्जिद को शहीद इस बहाने से किया गया कि मस्जिद सरकारी ज़मीन पर बनी है। हालांकि मस्जिद के जिम्मेदारों के पास वक्फ के तमाम कागजात थे। देखिए, कोरोना के चलते हुए वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की इसकी जो कमी महसूस हो रही थी,
ये पूरे मुल्क भर में इसकी कमी महसूस हो रही थी। इस कमी को समझते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इसको गंभीरता से लिया और उनको ये एहसास हुआ कि हम सरकार के ऊपर इसलिए निर्भर नहीं कर सकते हैं कि वैसे भी हुकूमत ने हमारे पास औरंगाबाद के अंदर जब वेंटिलेटर्स दी तो 150 वेंटिलेटर्स आए, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे, सिर्फ डब्बे हमारे पास भेज दिए गए थे। असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने तौर के ऊपर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ट्रस्ट है उसके ज़रिए औरंगाबाद में मालेगांव के लिए, धुलिया के लिए, बिहार में बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो पेशेंट्स को डायरेक्टली इसका फ़ायदा पहुंच सकता है वो इक्विपमेंट्स पहुंचाए हैं। असद साहब की मोहब्बत आप लोगों को मालूम है कि औरंगाबाद के लिए कितनी रहती है, उसे देखते हुए उन्होंने ये पूरा इक्विपमेंट्स यहाँ पर भेजा है, जिसके अंदर वेंटिलेटर्स है, जिसके अंदर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स है, जिसमें मेडिकल के जो ऑक्सीमीटर्स होते हैं वो ऑक्सीमीटर्स है, थर्मोमीटर्स है, थर्मोमीटर्स के साथ साथ जो मेडिसिन का किट है, जो एक पूरा किट जो है ये अगर हम कोरोना के किसी पेशेंट को अगर देते हैं तो उसको थोड़ी सी डॉक्टर की सलाह लेके इसका पूरा फ़ायदा उसको पहुंच सकता है, उसको जाकर है तो ये मेडिसिन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, क्योंकि आज गरीबों को मेडिसिन खरीदने के लिए भी कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हम किसी हमारे जो हैदराबाद से आए हुए लोग हैं ये हमारी ही टीम को इनको डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि किस तरह से अगर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसे सीधा वहाँ पर वेंटिलेटर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हम हमारे तौर के ऊपर वहाँ पर उनको देंगे, इमीडिएट है तो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। जो दूसरे इक्विपमेंट्स है, वेंटिलेटर्स चूँकि हम लोग नहीं कर सकते हैं तो हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को ये वेंटिलेटर्स देंगे और उनके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे कि ये वेंटिलेटर का इस्तेमाल अगर किसी गरीब पेशेंट के ऊपर अगर वो करेंगे तो उससे वेंटिलेटर के चार्जेस नहीं लिए जाए, क्योंकि आज देख रहे हैं हम एक एक पेशेंट का बिल जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी अगर देखा जाए तो लाखों रुपये के अंदर आ रहा है। तो हम बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन हमारी तरफ से जितना हो सकता है हमने ये किए है। चूँकि लॉकडाउन की वजह से सामान लाना बहुत दिक्कत हो रही है तो हमारी हैदराबाद की टीम जो है, माज साहब है, बाबा भाई है, ये लोगों ने ट्रेन के ज़रिए इसको लेकर आए हैं। आगे और भी कंसाइनमेंट्स आने वाले हैं, वो कंसाइनमेंट जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो वो कौन सा कंसाइनमेंट हमारी कोशिश है कि दूसरे हमारे जो ऐसे इलाके जहाँ पर मेडिकल की सुविधा बिल्कुल नहीं है तो वो सुविधाएं हम वहाँ पर देंगे। हमने देखा है कि ये कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी अस्पताल के अंदर हम सरकार को इसमें से कुछ नहीं देने वाले हैं, क्योंकि सरकार की अब आदत पड़ गई है कि लॉकडाउन कर डालो, कोई ना कोई तो हमारी मदद करने के लिए आ जाएगा करके। हमने हॉस्पिटल की दशा कैसी है ये सभी लोग देख रहे हैं, तो हम लोग किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ ही ये टाई अप करके ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा किस तरह से हो सकता है उस इरादे से मैं औरंगाबाद, मालेगांव, धुलिया, महाराष्ट्र की आवाम की तरफ से खासदार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे वक्त के अंदर बातें करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन हकीकी तौर के ऊपर काम करने वाले ये उसूलन अगर देखा जाए तो पिछले 2 महीने से जो असद साहब की कोशिशें थी कि कैसा ये इक्विपमेंट जल्द से जल्द प्रोक्योर किया जाए, लेकिन आपको खुद को मालूम है कि पैसा देने के बावजूद भी ये बहुत मुश्किलों से इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है। तो असद साहब ने हमसे ये कहा है कि मैं पहला कंसाइनमेंट भेज रहा हूँ, उसको जितने ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँच सकता है वो फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें। तो मैं तमाम लोगों की तरफ से MIM पार्टी के हमारे प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।